नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस छोड़ने वालों को राहुल के सख्त संदेश की, कांवड़ यात्रा पर कोर्ट के सख्त रुख की, जानेंगे किसानों से क्यों डरी हुई है हरियाणा सरकार और कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार क्यों आई मुश्किल में, राम मंदिर को लेकर क्या है नया खुलासा और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के कंफ्यूजन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की पीएम नरेंद्र मोदी से अपील, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भीड़ को रोकने के लिए बनाई जाए राष्ट्रीय नीति। यूपी में मिशन 2022 को लेकर 3 दिवसीय लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी, हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरने पर बैठी। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर 9 अगस्त को होंगे उपचुनाव। फरवरी में राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे त्रिवेदी। शेयर बाजार में आई गिरावट, 19 अंकों की गिरावट के साथ 53,140 पर पहुंचा सेंसेक्स, 1 अंक की गिरावट के साथ 15,923 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी से कई कदावर नेता किनारा कर चुके हैं। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की। इसे लेकर आज राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कभी पूरे देश में हुकूमत करने वाली कांग्रेस के पास इस समय राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ को छोड़कर कोई भी बड़ा राज्य नहीं है जहां उसका सीएम हो। इसमें से भी पंजाब में तो 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है और आज जब राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तो उनके निशाने पर सिंधिया आ गए। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिंधिया को अवसरवादी बताते हुए कहा कि सिंधिया डर कर आरएसएस के हो गए। उन्हें डर था कि कहीं बीजेपी मेरा महल मुझसे न छीन ले। बीजेपी डर दिखाकर लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाती है, इसलिए डरने वाले ही बीजेपी में जाएंगे और जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। राहुल ने साफ कर दिया कि जिन लोगों को बीजेपी में जाना हो वो जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी नीति से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस में सिर्फ उसी को जगह मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो कांग्रेस की नीति को स्वीकार करेगा और पूरी निष्ठा से काम करेगा। सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी, साथ ही संघ को घेरा। वहां यूपी की योगी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखने को मिली। कोर्ट की नाराजगी कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले को लेकर है। तो क्या है योगी सरकार का फैसला जिस पर सख्त दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कांवड़ लेकर आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसके साथ आए वाहनों को जब्त कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर नरम रुख दिखाया है और सांकेतिक यात्रा की अनुमति दे दी है। यूपी सरकार के इस रुख से केंद्र सरकार भी सहमत नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह कम संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ राज्य के अंदर कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। साथ ही राज्य में कांवड़ियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी विचार करें। कोर्ट ने सरकार से सोमवार तक जवाब देने को कहा है। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार इस मामले में बेहद संवेदनशील बनी हुई है। कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए 24 जुलाई से हरिद्वार के बॉर्डर कांवड़ियों के लिए सील करने के आदेश दिए जा चुके हैं। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कोरोना को देखते हुए सख्त रुख दिखा रही है, तो यूपी की ही बीजेपी सरकार का रुख बिल्कुल उलट दिख रहा है। ऐसे में योगी सरकार क्या फैसला लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार के लिए लोगों की जान जरूरी है या धर्म, या कांवड़ यात्रा को अनुमति देकर योगी सरकार धार्मिक कार्ड खेलकर आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी।
सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार से नाराज दिख रहा है। कोर्ट की नाराजगी देखते हुए उम्मीद है कि योगी सरकार अपना फैसला बदल सकती है। सरकार को कोर्ट की नाराजगी का तो डर है, लेकिन किसानों की नाराजगी की चिंता नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। हरियाणा सरकार तो किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करा रही है, जिसे लेकर किसान बेहद गुस्से में है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस समय देशद्रोह का कानून सवालों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अंग्रेजों ने जिस कानून को भारतीयों के खिलाफ बनाया था, उसका इस्तेमाल आजादी के 75 सालों बाद भी क्यों हो रहा है। सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता। इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट भले ही देशद्रोह कानून को समाप्त करने की बात कर रही है, लेकिन राज्य इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब इन कानूनों का प्रयोग किसानों के खिलाफ भी शुरू हो गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अधिकांश जगहों पर विरोध चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी 7.5 महीने से ज्यादा वक्त से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में तो किसानों के निशाने पर बीजेपी के नेता भी आ चुके हैं। हरियाणा में तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के सार्वजनिक कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। हाल ही में झज्जर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे थे। किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का भी घेराव किया गया। दावा किया गया है कि गंगवा के वाहन का घेराव किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। गंगवा को किसी तरह से निकाला गया। इस मामले में किसान नेता हरचरण सिंह और प्रहलाद सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की कार्रवाई को एक तरफा करार देते हुए कहा कि ये मामला झूठा, हल्का और खुद से बनाया हुआ है। मोर्चा ने इन आरोपों को कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला किया है। मोर्चा ने दावा किया कि अब तक 100 से ज्यादा किसानों पर राजद्रोह का मामला हरियाणा सरकार दर्ज करा चुकी है। हरियाणा सरकार किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग ही परेशानी में फंसे हुए हैं। उनकी परेशानी पार्टी विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने बढ़ाई है। सिद्धू के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे कैप्टन नाराज हैं। सिद्धू आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले, तो सिद्धू की सोनिया गांधी से क्या बात हुई, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस इस वक्त भारी पसोपेश पे उलझी हुई है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की तकरार को खत्म कैसे करे। दोनों नेताओं के साथ मंथन जारी है, लेकिन मनमुटाव दूर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ कैप्टन सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते, तो दूसरी तरफ सिद्धू भी अमरिंदर को कैप्टन नहीं मानते। इस तकरार को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने हल का फॉर्मूला खोज लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सूत्रों ने जानकारी दी कि अगर सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति और दूसरा हिंदू समुदाय से हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा ताकि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के सिख होने से दूसरा समुदाय नाराज ना हो। आंकड़े के लिहाज से देखें तो पंजाब में 57.69% आबादी सिख है, जबकि 38.49% हिंदू है। वही दोनों धर्मों में जोड़कर देखें तो अनुसूचित जाति के लोग 31.94% हैं। इसी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस आगे कदम बढ़ा सकती है। हालांकि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत जब सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले तो इस सवाल का गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसने कहा, वो होंगे। मैंने कहा कि कोई फैसला इसके चारों ओर होना है। वही सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से कैप्टन खेमे में हलचल तो जरूर बढ़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज हैं और असंतुष्ट भी हैं कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस कैप्टन से बात कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस सिद्धू और कैप्टन को हाथ के साथ कैसे जोड़ पाती है। सिद्धू और कैप्टन के बीच की लड़ाई ने पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें भी उन्हीं के पार्टी विधायकों ने बढ़ाई हैं। विधायक लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस बीच येदियुरप्पा को दिल्ली बुला लिया गया है। कर्नाटक में बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है, तो क्यों येदियुरप्पा को बुलाया गया दिल्ली, देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। वो विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक राज्य के सीएम बने रहेंगे या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के 2 दर्जन के करीब विधायक येदियुरप्पा को हटाए जाने के पक्ष में हैं। कई विधायक तो खुलकर अपनी बात भी रख रहे हैं। असंतोष को कम करने के लिए येदियुरप्पा ने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट का विस्तार भी किया था, लेकिन इस विस्तार से मामला सुलझने की जगह और उलझ गया। सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखते हुए दावा किया जा रहा था कि येदियुरप्पा एक बार फिर अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अब येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो कैबिनेट विस्तार नहीं कर रहे हैं। इस बीच येदियुरप्पा को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया। पार्टी हाईकमान ने उन्हें तुरंत दिल्ली आने के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में येदियुरप्पा की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। दावा किया जा रहा है कि नड्डा उनसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। पार्टी कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर खुश नहीं है। येदियुरप्पा से दिल्ली जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राज्य की विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि कर्नाटक को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। येदियुरप्पा जब से कर्नाटक के सीएम बने हैं, उनकी मुश्किलें तब से ही कम नहीं हो रही हैं। वो विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक सीएम रहेंगे या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं। सवाल अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर भी उठ रहे हैं। खासतौर पर मंदिर ट्रस्ट समिति की गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है और इस बार तो मामला कोर्ट में ही पहुंच गया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दशकों से चले आ रहे अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने हल तो निकाल लिया, लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर भूमि को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई एक और जमीन विवाद में फंस गई है। मामला राम जन्मभूमि से सटे फकीरे राम मंदिर का है। मंदिर की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 27 मार्च 2021 को खरीदा। इस संपत्ति को खरीदने के बाद से ही विवाद शुरू हुआ। अब यह मामला फैजाबाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय समेत संपत्ति से जुड़े लोगों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ये केस रामलला विराजमान और उनके नजदीकी दोस्त संतोष दुबे और स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से दायर किया गया है। इस मामले में केस दायर करने वाले पक्ष ने संपत्ति को बेचने वाले रघुवर शरण के स्वामित्व के अधिकार को चुनौती दी है। साथ ही जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने, देश भर में मंदिर की जमीन पर रिसीवर नियुक्त करने, मंदिर को नुकसान न पहुंचाने के साथ साथ मंदिर में भगवान को नियमित भोग राग जारी रखने की मांग की है। आरोप है कि ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे का दुरुपयोग किया है। लिहाजा जब बेचने वाले का उसे बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में राम मंदिर ट्रस्ट ने उसे खरीद कैसे लिया। ऐसे में यह रजिस्ट्री अवैध है और उसे समाप्त किया जाए। वही संतोष दुबे का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि राम मंदिर के लिए जो जमीन मिली है वह काफी है, इसी में मंदिर बनाया जाए। इसके आसपास अन्य पौराणिक महत्व के स्थानों जैसे फकीरे राम मंदिर को ना तोड़ा जाए, साथ ही इसमें भगवान राम की भोग राग जारी रहे। अब इस मामले में संतोष दुबे ने पक्ष तो रख दिया, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और बुलेटिन के आखिर में डीजल पेट्रोल पर मोदी सरकार की मुश्किल की। देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और डीजल भी इसके करीब है। कुछ जगहों पर तो डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं हो रही है। तभी सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की कीमत को नीचे लाने की कोशिश होते नहीं दिख रही है और अब इसे लेकर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी बड़ी बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। एक और देश की अर्थव्यवस्था मुश्किलों में घिरी हुई है। बेरोजगारी दर 2 अंकों में बनी हुई है। लोगों के पास काम नहीं है तो कंपनियों के पास ऑर्डर नहीं है। उद्योग व्यापार सभी बुरी तरह से प्रभावित हैं। एक और लोगों की आमदनी घटी है तो दूसरी ओर महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस बीच डीजल पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की चिंता को और बढ़ा दिया है। पेट्रोल 100 के पार है तो डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आई तेजी का असर हर वर्ग पर दिख रहा है। खासतौर पर मध्यम वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। इसे लेकर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है, देश में ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ग्रोथ को लेकर है, जिसके लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इन सब कारणों से केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों में कमी करने को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। सरकार के सामने ये बेहद ही मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। अगर आप वर्तमान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक से अधिक निवेश करके बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को तेज करना बेहद अहम है।
कोरोना काल के दौरान सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन की आपूर्ति कराने में सफल रही है। मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से चले, इस दौरान इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है। अमिताभ कांत के बयान से तो ये साफ हो गया कि अभी ईंधन के दाम घटने वाले नहीं हैं और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक सरकार इस पर विचार भी नहीं कर सकती है। जनता परेशानी से जूझ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।